नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने शकील साजिद। चर्चा है में हम उन मुद्दों पे बात करते हैं, उन विधाओं पे बात करते हैं, उन विषयों पे बात करते हैं जो हाल फिलहाल सामयिक होते हैं, जिन पे चर्चा जरूरी होती है, या आज के एक दिन पहले एक दिन बाद। कहने का अर्थ यह है कि उन तमाम मुद्दों पे जो प्रिंट मीडिया में चाहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाहे हैं, जो सोशल मीडिया में चाहे हैं, किसी सेलिब्रिटी की एनिवर्सरी है, किसी की डेथ एनिवर्सरी है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। तो आज देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की पुण्यतिथि है। 27 मई 1964 को नेहरू जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आजाद भारत की नींव रखने वाले पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। उनकी सोच, उनके फैसले, देश के विकास में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में जन्मे नेहरू बचपन से ही तेज बुद्धि और आधुनिक सोच के थे। विदेश में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी बने नेहरू कई बार जेल गए, लेकिन देश आज़ाद कराने का जज्बा कभी खत्म नहीं। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लाल किले से उनका ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण इतिहास में अमर हो गया। नेहरू ने देश को वैज्ञानिक सोच, बड़े बड़े बांध, आईआईटीज, एआईएम्स और आधुनिक उद्योगों की शानदार दिशा दी। इसी वजह से शायद उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहते हैं। बच्चों से उनके खास लगाव की वजह से चाचा नेहरू कहते हैं और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से नेहरू जी का निधन हो गया, लेकिन लोकतंत्र, शिक्षा और विकास को लेकर उनकी सोच आज भी देश की राजनीति और नीतियों में दिखाई देती है। आज पूरा देश पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि दे रहा है। डीए न्यूज प्लस के एमडी अरुण भद्रा और पूरा डीए न्यूज परिवार भी उन्हें शत शत नमन कर रहा है। आज के दौर में भी एक बहुत शानदार शख्सियत भारतीय संसद में दिखती है। अगर हम किसी राजनीतिक परिपाटी से अलग होकर बात करें तो वो शख्सियत है मनोज कुमार झा। भारतीय राजनीति में संवाद की संस्कृति कमजोर पड़ रही। जी हाँ, कहना है उनका। क्या असहमति अब बहस नहीं बल्कि दुश्मनी में बदलती जा रही है? प्रोफेसर मनोज झा ने, जो राज्यसभा सांसद है, अपने लेख कम्युनिकेशन में लोकतंत्र की भाषा और संवाद पर गंभीर प्रश्न उठाए और जो सामयिक भी है। लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि वो भाषा है जिसमें असहमति को व्यक्त किया जाता है। प्रोफेसर मनोज झा ये कहते हैं कि जब संवाद में सम्मान और संवेदनशीलता होती है तब लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है, और यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन जब भाषा कटुता और अपमान से भर जाती है तो विरोध दुश्मनी में बदलने लगता है। आज संसद से लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया तक बहस की जगह शोर और तर्क की जगह तंज सुनाई देता है, दिखाई देता है। राजनीति में शब्द अब पुल कम और खाइयां ज्यादा खोद रहे हैं। लेख में उन्होंने कहा कि संवाद का उद्देश्य समझाना नहीं बल्कि विरोधी को हराना बनता जा रहा है, जो बहुत गलत है। अलग विचार रखने वालों को तुरंत एंटी नेशनल, गोदी या अर्बन नक्सल जैसे खांचों में हम बांट रहे हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में संवाद की भाषा संवेदनशील, जज्बाती होनी चाहिए, समावेशी। लोकतंत्र की आत्मा सहमति और असहमति दोनों को सम्मान देने में है। राजनीति में आलोचना जरूर करें, लेकिन व्यक्ति की गरिमा और संवाद की मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि असहमति लोकतंत्र की ताकत है और अपमान उसकी कमजोरी। लोकतंत्र को फिर से विचार विमर्श का मंच बनाने की अपील की है मनोज कुमार झा ने सांसद, ताकि संसद और सार्वजनिक संस्थाएं बहस, संवाद और लोकतांत्रिक संस्कृति की असली पहचान बन सके। आज जब राजनीतिक भाषा लगातार आक्रामक होती जा रही है, सवाल ये कि क्या लोकतंत्र में संवाद की गरिमा वापस लौट पाएगी, और इसका वापस लौटना बेहद ज़रूरी है। नई पीढ़ी के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है कि गरिमा और सम्मान की भाषा
वो ग्रहण करे और हम उन्हें देकर जाएं। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार। एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह वैध और संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष तथा शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार। कोर्ट ने माना कि विशेष परिस्थितियों में आयोग अलग प्रक्रिया अपना सकता है और सिर्फ इसलिए किसी प्रक्रिया को अवैध नहीं कह सकते क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया से अलग है। एसआईआर प्रक्रिया में माने गए दस्तावेज मनमाने नहीं हैं। आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों को मान्यता दिए जाने के बाद इस प्रक्रिया को गैर कानूनी नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एसआईआर को अल्ट्रा वायर्स यानी अवैध घोषित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटने का मतलब उसकी नागरिकता खत्म होना नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है। कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग केवल यह तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं, लेकिन नागरिकता तय करना कभी भी चुनाव आयोग का काम नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच एसआईआर प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपी एक्ट और उससे जुड़े नियमों के खिलाफ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार चुनाव से जो पहले चली थी एसआईआर प्रक्रिया उसको कानूनी मजबूती मिल गई है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल कोई शक की बुनियाद नहीं इस बात में कि इस पर सियासत और भी तेज होने की संभावना है और जिन्हें वोट देने से वंचित रहा है वो पक्ष भी और मुखर होगा इस मामले को लेकर। बहुत सारे सहमति और असहमति के बीच एक ऐसा शख्स जिसने देश की सड़कों की तस्वीर बदलने वाले एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और हाईवे क्रांति के सूत्रधार बनाए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जन्मदिन है। उन्हें एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया और फ्लाईओवर मैन के नाम से जानते हैं। 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे नितिन गडकरी बचपन से ही आरएसएस के विचारों से प्रभावित रहे। नागपुर विश्वविद्यालय से एमकॉम, एलएलबी और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। राजनीति में शुरुआत आपातकाल के दौर में एबीवीपी से। महज 24 साल की उम्र में गडकरी भाजयुमो के नागपुर शहर अध्यक्ष बने और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में वे महाराष्ट्र विधान परिषद पहुंचे, करीब 20 साल तक सदस्य रहे। 2005 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और संगठन में मजबूत पकड़ बनाई। 1995 में महाराष्ट्र के लोक निर्माण बनने के बाद गडकरी ने विकास की नई मिसाल दी। मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनवाकर उन्होंने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी। यहां से उन्हें फ्लाईओवर मैन कहते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट उनकी सोच का हिस्सा रहे। 2014 में मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनने के बाद गडकरी ने देश भर में हाईवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में करीब 60% बढ़ोतरी। इसी वजह से उन्हें एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया की पहचान मिली। गडकरी ने टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य करवाकर वाहनों की लंबी कतारें कम की। सड़क सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई बड़े फैसले किए, जिनमें कारों में 6 एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स अनिवार्य हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की शैली, बेबाक अंदाज और विकास पर फोकस, यही वजह है कि नितिन गडकरी को देश के सबसे प्रभावशाली और रिजल्ट देने वाले नेताओं में आम लोग और उनके विपक्षी भी मानते हैं। हालांकि इस चुनाव के पहले उन्होंने कहा था, कुछ सोशल मीडिया में ये बात भी चल रही है कि टोल टैक्स के जितने भी वो हैं वो खत्म कर देंगे। इंतजार है कि ये दिन कब आएगा। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित क्लबों में शामिल दिल्ली जिमखाना को लेकर बड़ा विवाद। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में साफ किया कि क्लब को जबरन खाली नहीं कराया जाएगा, लेकिन 5 जून के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। विवादों में है 113 साल पुराना ये क्लब। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार फिलहाल क्लब परिसर में जबरन घुसकर कब्जा नहीं करेगी। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगर क्लब 5 जून तक परिसर खाली नहीं करता तो आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। दिल्ली जिमखाना क्लब की शुरुआत औपनिवेशिक दौर में 1913 में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया। तब ब्रिटिश अधिकारियों की खेल और सामाजिक गतिविधियों के लिए इस क्लब की स्थापना की गई। 1930 के दशक में लुटियंस दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में स्थित इमारत तैयार है। आज़ादी के बाद यह क्लब दिल्ली की नौकरशाही, राजनेताओं और सेना के अफसरों और एलिट वर्ग का पसंदीदा केंद्र बन गया। क्लब की मेंबरशिप बेहद महंगी और सीमित मानी जाती है। करीब 14,000 सदस्यों वाले इस क्लब पर समय समय पर वित्तीय गड़बड़ियों, नियमों के उल्लंघन और मेंबरशिप अनियमितताओं के आरोप भी लगते रहते हैं। सरकार का कहना है कि क्लब प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब हाई सिक्योरिटी जोन में है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए इस जमीन की जरूरत है। इसी आधार पर सरकार ने लीज के पब्लिक पर्पस क्लास का हवाला देते हुए क्लब खाली करने का नोटिस दिया है। वहीं क्लब प्रबंधन का कहना है कि 113 साल पुराने संस्थान को बंद करने से सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होगी। क्लब ने सरकार से वैकल्पिक जमीन की मांग की और मामले को कोर्ट में चुनौती भी दी है और उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता भी जाने माने अभिषेक मनु सिंह भी है। अब सबकी नज़र 5 जून की डेडलाइन और कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। देखना है कि सरकार और क्लब प्रबंधन के बीच ये विवाद कानूनी रास्ते से कैसे सुलझती है। सियासत कितने जल्दी इसमें आती है और कितने देर तक ये सियासत का मुद्दा बना रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिल्ली जिमखाना क्लब से प्रेम भी है और थोड़ी सी अदावत भी। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।